हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का ये वीडियो लेक्चर है, चौथा वीडियो लेक्चर है। और हमारा टॉपिक रहेगा एक्सट्रिंसिक, यानी कि बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक जिसको कहते हैं, उसके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है, जिसका नाम है, अंग्रेजी में उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, या उसे हम लोग बाह्य अर्धचालक कह सकते हैं, या शुद्ध अर्धचालक कह सकते हैं, या कृत्रिम अर्धचालक कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इतने नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है ना, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि वह अर्धचालक किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है, उनके प्रकारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और बाह्य अर्धचालक बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में ही जानेंगे। ठीक, फिर डोपिंग क्या होता है, मतलब जिसको अपमिश्रण कहते हैं, अपमिश्रण। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं कि बाह्य अर्धचालक क्या होता है। तो अब तक हमने इसके पीछे जो पढ़ा था, नैज अर्धचालक, नेचुरल सेमीकंडक्टर, या उसी को अंतर अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। हमने उसकी चालकता की क्रियाविधि भी देखी कि उसमें चालकता कितनी होती है, और क्यों वो रूम टेम्परेचर पे भी गुड कंडक्टर्स नहीं होता है। ठीक है ना, क्यों उसका व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है। तो हमने देखा कि रूम टेम्परेचर पे भी या उसको गर्म करने पर भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमको कंडक्शन बॉन्ड में नहीं मिल पाते हैं, जिससे उसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं बन पाता है। तो उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए ही उसमें कुछ इम्प्योरिटी का मतलब होता है कि किसी दूसरे पदार्थ को मिलाया जाता है, तो उसको अशुद्धि कह दिया जाता है। अशुद्धि के रूप में उसको मिला दिया जाता है, तो जिससे वो बन के आता है, जो पदार्थ मिक्सर के रूप में आता है, उसी को हम लोग बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो देखो उसमें उसके दोष क्या थे। दोष यह था कि पहली बात थी कि कंडक्टिविटी बहुत लो थी। दूसरी चीज़ था कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन था वो इक्वल था, और हम इसीलिए उसका व्यवहारिक उपयोग नहीं था। और दूसरी चीज़ है कि अगर ज़रूरी था कि Ni और NH में कोई एक दूसरे से ज़्यादा हो, यानी कि युक्तियाँ बनाने के लिए ज़रूरी था कि ये इसके बराबर ना हो। तीसरा, इसकी जो कंडक्टिविटी थी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट थी, यानी कि टेम्परेचर पे ही कुछ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो थे, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे। देखा आप लोगों ने देखा कि 0 केल्विन पर तो था कि बिल्कुल कंडक्शन बांड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था। रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन मिले थे, जिससे बात नहीं बन रही थी। और ये वो किस कारण मिल रहे थे? टेम्परेचर के कारण, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण। ठीक है, तो अगर मान लीजिए उस पर हमने कोई उपकरण बना भी दिया निज अर्धचालक का, तो अलग अलग स्थानों पे टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो इसीलिए वो प्रॉपर रूप से हर एक स्थान पे काम नहीं कर पाएगा। जैसे हमने किसी स्थान पे बनाया कि उससे इतनी एम्पेयर की करंट मिलेगी, लेकिन हम एक ऐसे स्थान पे चले गए जहाँ टेम्परेचर लो है, तो वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था, और कंडक्टिविटी बहुत लो थी, और उसमें ये कंडीशन थी कि Ni जो है NH के बराबर, होलों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर थी। सक्सेसफुल तभी कोई युक्ति इस पे थी जब ये दोनों या तो बहुत ज़्यादा ये हो, सॉरी ये होता है, या तो बहुत ज़्यादा ये हो। ठीक है ना। तो अब हम लोग उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, यानी कि बाह्य अर्धचालक उसे ही कहते हैं, तो निज अर्धचालक जो शुद्ध अर्धचालक होता है, उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ पदार्थ के एटम्स को स्थापित किया जाता है, जिसको डोपिंग कहा जाता है। तो हमको डोपिंग करनी पड़ती है कि एक शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल है या सिलिकॉन के क्रिस्टल में बाहर से कोई पदार्थ के एटम्स को मतलब स्टेब्लिश किया जाता है, उसमें स्थापित किया जाता है। और हमने बताया था कि अगर जर्मेनियम के 10⁶ परमाणु में अगर एक इम्प्योरिटी के रूप में कोई पदार्थ के एटम्स को हम मिला दिया जाए, तो भी उसकी कंडक्टिविटी जो है 16 गुना बढ़ जाती है पहले के मुकाबले।
ठीक है, 16 गुना बढ़ जाती है। ठीक, तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि जो बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं, जिसको हम लोग कृत्रिम अर्धचालक कहते हैं। ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या है कृत्रिम अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक के नाम से भी जानते हैं। हालांकि हम लोग लिख लेते हैं वाय या अशुद्ध अर्धचालक या कृत्रिम अर्धचालक, हेडिंग है। धीरे धीरे बातों को समझेंगे, इसका टाइप देखेंगे, एन टाइप पी टाइप होता है, उसमें कंडक्टिविटी, उसके चालन की क्रियाविधि कैसे होती है, मतलब सारी चीज़ें धीरे धीरे देखेंगे। तो हेडिंग हमारा है वाय या उसी को अशुद्ध या इसी को कृत्रिम अर्धचालक कहते हैं। ठीक है ना। ठीक, तो अभी आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी शुद्ध अर्धचालक की, प्योर सेमीकंडक्टर्स की, वो बहुत कम थी, वो बढ़ती भी थी तो टेम्परेचर बढ़ाने में बढ़ती थी, और रूम टेम्परेचर पे कोई खास कंडक्शन बांड में इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाते थे। ठीक है ना, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट थी, तो इसीलिए वो काम नहीं कर पाएगी। हमें ऐसी डिवाइस चाहिए जो हर जगह कॉन्स्टेंटली काम करे, मतलब उसे कांस्टेंट करंट मिले, उससे होकर के जाए। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ अच्छा खासा टेम्परेचर हो वहाँ काम करे, जहाँ टेम्परेचर ना हो वहाँ काम ना करे। ठीक है ना, तो पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं और फिर देखेंगे कैसे बनाते हैं, वो चीज़ देखेंगे कि इसे कहते क्या है। तो हम क्या करेंगे कि शुद्ध अर्धचालक में जो बाहर से मटेरियल मिलाते हैं, पदार्थ के एटम से मिलाते हैं, उसी को इम्प्योरिटी कहा जाता है, मतलब अशुद्ध कहा जाता है। तो शुद्ध अर्धचालक में, अर्धचालक देखिए ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अर्धवार्षिक परीक्षा जैसे लिखी जाती है ना, उसी तरह से आदत है कि अर्धचालक ऐसे भी लिखो, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो शुद्ध अर्धचालक में कुछ अशुद्धियां मिलाने पर, चालक में कुछ अशुद्धियां मिलाने पर, ठीक, कुछ अशुद्धियां हमने मिला दिया। अब दो तरह की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो वो मिलाने के ऊपर हम देखेंगे कि बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध अर्धचालक, इनमें मिलाने पर इनमें दो तरह के परिवर्तन होते हैं। इनमें या तो धन प्रकार के, इनमें या तो धन प्रकार के या तो ऋण प्रकार के, सॉरी ये प्रकार रहेगा, ऋण प्रकार के या तो ऋण प्रकार के आवेश वाहकों की, ऋण प्रकार के आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाती है, वाहकों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, या तो ऋण प्रकार के या तो धन प्रकार के आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाती है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कब ऋण प्रकार की होगी, कब धन प्रकार की। तो उस मिलाने वाली इम्प्योरिटी, जो पदार्थ हम मिलाते हैं, जिस पदार्थ के एटम्स को डोपिंग करते हैं, वो उस पर डिपेंड करती है। एक प्रकार का हम मिलाएंगे तो देखेंगे कि जिस मिलाने के कारण जो अर्धचालक बना, जिसको हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं, उसमें देखेंगे कि धन प्रकार की वो आवेश वाहक बहुत ज़्यादा हो गए, और एक इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि ऋणात्मक आवेश बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन। तो धन का प्रकार में हम होल बोलेंगे और ऋण प्रकार के आवेश को हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो इन अशुद्ध अर्धचालकों को, चालक को ही बाह्य अर्धचालक क्या कहते हैं, बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ठीक है ना, मतलब अशुद्धि को अल्प मात्रा में मिलाया जाता है, मतलब कुछ भाग, जैसे पीपीएम उसको कहते हैं, पीपीएम मतलब पर, ठीक है ना,
भाग मतलब होता पर पीपीएम का मतलब होता है पी से पार्ट पर मिलियन, है ना। 1 मिलियन में एक पार्ट यानी एक भाग, ठीक है ना। पार्ट पर मिलियन पीपीएम होता है, तो मतलब हम कि 1 मिलियन हो 10⁶ में वही कहा जाता है। 1 मिलियन का मतलब 10⁶ में एक भाग मिलाया जाता है, मतलब इसका एक पार्ट यानी 1 एटम इसमें मिलाया जाता है, ठीक है ना। तो अशुद्धि का थोड़ी सी अशुद्धि मिलाने पर उसकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग वाय अर्धचालक कहते हैं। हालांकि हम तीनों नाम से इसको जानते हैं, वाय, अशुद्ध, कृत्रिम अर्धचालक, ठीक है ना। तो जब हम शुद्ध अर्धचालक में कोई अशुद्धि, थोड़ी सी अशुद्धि मिलाते हैं तो उनसे जो अर्धचालक आता है, या तो उसमें धन प्रकार के या तो ऋण प्रकार के आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाती है, और इससे बने अशुद्ध अर्धचालक को ही वाय अर्धचालक, ठीक है, या अशुद्ध अर्धचालक ही कहते हैं, बढ़ जाती है इसे अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। नाम दोनों एक ही है, ठीक है ना। तो हम कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो जब इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो वही ना उनके चालकता बढ़ जाती है। क्या होती है? चालकता बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो अल्प मात्रा ही कहने का मतलब है कि शुद्ध अर्धचालक में थोड़ी सी मात्रा या अशुद्धि की मिलाने पर चालकता क्या है? बहुत अधिक बढ़ जाती है। यानी कि शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में अल्प मात्रा मतलब पीपीएम, ये समझ जाना। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में अल्प मात्रा में ही अशुद्धि मिलाने पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ की चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। शुद्ध अर्धचालक की चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक है ना। बहुत अधिक क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है ना। कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो उसी को हम अर्धचालक कहते हैं। तो इम्प्योरिटी मिलाने का जो प्रक्रिया होती है, यानी कि अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को, यानी प्रोसेस को, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया मतलब समझ रहे हैं, प्रोसेस को अपमिश्रण कहते हैं, यानी डोपिंग कहते हैं। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अपमिश्रण कहलाता है। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ, है ना, एडिशन, क्या कह सकते हैं उसको? प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। तो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को अपमिश्रण कहते हैं। अपमिश्रण, अंग्रेजी में इसको डोपिंग, अपमिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अपमिश्रण, यानी डोपिंग। और जो एटम्स मिलाया जाता है, जो इम्प्योरिटी के एटम्स मिलाए जाते हैं, उसको डोपेंट्स कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? अशुद्धि परमाणु को अपमिश्रक कहते हैं। और अशुद्धि परमाणु को अपमिश्रक कहते हैं। अशुद्धि परमाणु को अपमिश्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपमिश्रक। अगर इसको अंग्रेजी में कहें तो डोपेंट कहते हैं। डोपेंट, क्या कहते हैं? डोपेंट, ठीक है ना। और उसे जो हमें मिलता है, इस प्रकार से जो हमें पदार्थ मिलता है, शुद्ध पदार्थ, उसको मादित अर्धचालक कहते हैं या डोप्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में डोप्ड या मादित अर्धचालक कहते हैं। तो हमने लिखने की जरूरत नहीं है,
यहाँ पे तो उसका नाम कई बार ले लिया गया, शुद्ध कहो चाहे कृत्रिम कहो चाहे वाय अर्धचालक कहो। जो हमें मिश्रण के अपमिश्रण के बाद जो पदार्थ मिलता है उसको हम लोग मादित पदार्थ अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। मादित अर्धचालक पदार्थ कहें या तो उसे वाय अर्धचालक कहें या तो अशुद्ध अर्धचालक कहें या तो कृत्रिम अर्धचालक कहते हैं। तो ये दो चीज थी कि अशुद्धि मिलाने की जो प्रोसेस होती है उसको अपमिश्रण डोपिंग कहते हैं, और अशुद्धि परमाणु को ही अपमिश्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपमिश्रक, डोपैंट्स कहते हैं। ठीक है ना। और इससे जो पदार्थ हमको मिलता है इसके बाद उसको वाय अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक या कृत्रिम अर्धचालक, या आप अपनी किताब की भाषा में कहें एनसीईआरटी में तो उसे लिखा है मादित अर्धचालक पदार्थ। क्या लिखा है? मादित, डोप्ड सेमीकंडक्टर, या उसे हम लोग एक नाम से और भी जानते हैं मादित अर्धचालक। ठीक है ना। इसे कहीं किसी किताबी में अपद्रव्य भी कहा जाता है। जो अशुद्धि मिलाई जाती है उसको अपद्रव्य भी कहा जाता है। ठीक, तो इतना बहुत है। ठीक है ना। अब एक चीज है कि डोपिंग होती कैसे है। डोप्ड सेमीकंडक्टर भी इसे कहा जाता है, या आप इसको हेडिंग में यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मादित सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। ठीक है, नाम में। अब दूसरी चीज यह है कि जो डोपिंग होती कैसे है, तो कई तरह के डोपिंग, हालांकि हमारे यहाँ सिलेबस में ये नहीं बताना है कि डोपिंग कैसे होती है। ठीक है ना, ये बताना नहीं कि डोपिंग कैसे होती है। तो डोपिंग का एक तरीका तो ये होता है कि हम प्योर सेमीकंडक्टर्स को वहां गर्म करें जहां पे इम्प्योरिटी के एटम्स हैं। इम्प्योरिटी के एटम्स के एटमॉस्फेयर में, मतलब अगल बगल चारों ओर क्या है, इम्प्योरिटी के एटम्स हैं, उसी के बीच में हम शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल को हिट करें। तो ऐसा क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर के अशुद्धि के एटम्स होते हैं वो जा करके सेमीकंडक्टर में डिफ्यूज हो जाते हैं, जा करके सेट हो जाते हैं। क्योंकि जानते हैं कि जब हम शुद्ध अर्धचालक पदार्थ को गर्म करेंगे तो उनके एटम्स के बीच खाली स्थान होगा, क्योंकि फैलता है। कोई पदार्थ को गर्म करो तो वो उसका प्रसार होता है, तो उसके जगह बन जाती है, तो जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं जाके उन्हीं में सेट हो जाते हैं। ठीक है ना। मतलब ऐसी सेटिंग की जाती है ताकि जो हमारा मेन क्रिस्टल होता है वो डिस्टर्ब ना हो। ऐसा नहीं कि वो विकृत हो जाए, उसकी आकृति सेम टू सेम बनी हो। ठीक है ना। मतलब ऐसी डोपिंग होती है कि उसकी आकृति क्या हो, डिस्टर्ब ना हो, मतलब वो ऐसा ही ऐसा बना हो, जैसा पहले था क्रिस्टल वैसा ही क्रिस्टल बना हो, यानी कि उसमें उसके बनावट में कोई डिस्टर्बिंग ना हो। तो ऐसा करने के लिए अब जैसे बात यह है कि अगर मान लीजिए हमें डोपिंग करना है और जगह कम है, हम किसी भारी परमाणु को वहाँ पे डोपिंग करा रहे हैं, तो उसके स्ट्रक्चर को क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा ना। तो डोपिंग के लिए जरूरी भी है या आवश्यक शर्त भी है कि हम इस साइज का एटम्स लें कि जिसमें हम उसको फिट कर रहे हैं उसकी भी साइज उसी के कंपेरेबल हो, मतलब समान साइज के ही एटम्स अशुद्धि के रूप में लेकर के शुद्ध अर्धचालक में स्थापित किए जाते हैं, मतलब उसी साइज के। ठीक है ना। तो उसी साइज का होना चाहिए, साइज डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। तो डोपिंग का हमने एक तरीका बताया है कि शुद्ध अर्धचालक को ऐसे एटमॉस्फेयर में गर्म करिए जहाँ पे अशुद्धि के परमाणु हो, और वो अशुद्धि के परमाणु की साइज क्या होना चाहिए, शुद्ध अर्धचालक के परमाणु की साइज का होना चाहिए। एक तरीका तो ये होता है कि आप क्या करिए कि जो प्योर क्रिस्टल होता है सेमीकंडक्टर का, उसमें इम्प्योरिटी के आयन का बम्बार्डिंग कर करके उसके बीच जा करके स्थापित करा दें। तो ये प्रोसेस है, उस पर हमको ध्यान नहीं देना है, वो उसकी जो प्रक्रिया होती है वो आपके सिलेबस से अलग है, उसका अलग ढंग होता है, मतलब हमने एक बता दिया कैसे होता है। ठीक है। तो एक डोपिंग की आवश्यक शर्त ये होनी चाहिए, यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं कि अपमिश्रण की आवश्यक शर्त यह है कि
यह होती है कि अशुद्धि परमाणु की जो, देखिए अशुद्धि इसका नाम दे दिया गया है, जो मिलाया जाता है उसको नाम दे दिया गया। अशुद्धि परमाणु का आकार, साइज की जो साइज होती है, शुद्ध अर्धचालक शुद्धि परमाणु की साइज शुद्ध अर्धचालक परमाणु की साइज का होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि उसी के साइज का होना चाहिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले तो हमें क्या है, हम जानते हैं कि कार्बन जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उसमें जो है कार्बन फैमिली का वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, ठीक है ना। तो साइज की बात करें तो हम पीरियोडिक टेबल में जो उसके पहले और उसके बाद के पदार्थ होते हैं उनके एटम की साइज लगभग सेम होती है, तो हम ऐसा चुनते हैं, ठीक है। तो एक जो है बोरान फैमिली होती है जिसमें एल्युमिनियम आता है, इंडियम आता है, गैलियम आता है, बोरान आता है, और उसके आगे अगर हम चाहें तो पंचसंयोजी होते हैं जिसमें आर्सेनिक, एंटीमनी आता है, ठीक है ना। आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, और कहने का फास्फोरस होता है, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए। तो ये अगल बगल के जो पदार्थ होते हैं और साड़ी में वो लगभग सेम साइज के होते हैं, तो इसीलिए या तो वो उस ग्रुप के पहले ग्रुप का एटम्स ले लिया जाए या उसके बाद वाले का एटम्स ले लिया जाए। तो कहने का मतलब रहता है कि इसकी जो संयोजकता होती है सिलिकॉन और जर्मेनियम की, वो 4 होती है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहर से भी 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के सहसंयोजक बंध द्वारा बंध करके क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इनमें डोपिंग जो है 2 तरह से की जा सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जब हम 2 तरह का डोपिंग इसमें कर सकते हैं, 2 तरह की अशुद्धि इसमें मिला सकते हैं, तो इसका मतलब है कि जो वार्धचालक बनते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। यानी हम एक ऐसी इम्प्योरिटी मिला दें जो त्रिसंयोजी हो, या हम एक ऐसी इम्प्योरिटी मिला दें जो पंच संयोजी हो, यानी पेंटावैलेंट हो, ट्राईवैलेंट हो, ठीक है ना। तो जो कि इसके अगल बगल के, और साड़ी में देखा गया कि इसके अगल बगल के पदार्थ कौन है, तो एक ट्राईवैलेंट वाले मिले और पेंटावैलेंट वाले मिले। तो अगल बगल के हम किसी दूर का अगर ले लेंगे तो उनकी साइज डिफरेंट हो जाएगी, तो इसीलिए अगल बगल के एटम्स को लिया गया ताकि उनके साइज कंपेरेबल हो, जिसको उनके अंदर फिट करना यानी उसकी डोपिंग करना आसान हो, क्योंकि ये शर्त है कि दोनों की साइज जो हो एटम्स की कंपेरेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, है ना। वो आधारित होता है कि किस टाइप की इम्प्योरिटी हम उसमें मिला देते हैं। तो इम्प्योरिटी एटम पर, ठीक है ना, ये हम लिख सकते हैं इसमें कि मिलाने अशुद्ध परमाणु मिलाने वाले, लिखेंगे कि मिलाने वाले अशुद्ध परमाणु के आधार पर, परमाणु के आधार पर बाह्य अर्धचालक चालक 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। हम किस टाइप के अशुद्धि मिला रहे हैं। जैसे हमें पहला मिलेगा, मान लो ए है, जिसको हम लोग एन टाइप यानी एन प्रकार का अशुद्ध बाह्य अर्धचालक। तो इसमें जो हम अशुद्धि मिलाते हैं वो
जो एन टाइप वाला अर्धचालक होता है, इसमें हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स मिलाते हैं, पंच संयोजी एटम्स मिलाते हैं, है ना, पंच संयोजी एटम मिलाते हैं। इम्प्योरिटी इसकी क्या होती है, पंच संयोजी, ठीक है ना, यानी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम इसमें मिलाया जाता है। तो एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है एन टाइप में, तो पंच संयोजी परमाणु अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है, के रूप में मिलाया जाता है। अभी हम अलग अलग लिखेंगे, जैसे कि हम इसमें अगर आर्सेनिक की बात करें, यस सॉरी, और एंटीमनी की बात करें, फास्फोरस की बात करें, ठीक है ना। तो दूसरा है हम पी टाइप का, पी प्रकार का वाय अर्धचालक जिसमें त्रिसंयोजी परमाणु अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है, त्रिसंयोजी परमाणु अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है एल्युमिनियम, इंडियम होता है, और आपका बोरान होता है, और आपका एल्युमिनियम होता है, इंडियम, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम भी होता है, गैलियम। तो इस तरह का होता है, ठीक। तो दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार का बाह्य अर्धचालक और पी प्रकार का बाह्य अर्धचालक, ठीक है ना। एन प्रकार एन टाइप्स और पी टाइप्स, ठीक। अब इन दोनों के बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे एन प्रकार का, एन टाइप अर्धचालक, है ना। तो हम पहला पढ़ेंगे, या इसको 1 2 3 भी कह सकते हैं, बी को, एन प्रकार का या एन टाइप अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, या आप केवल एन टाइप सेमीकंडक्टर लिख सकते हैं। बाह्य अर्धचालक या सिर्फ अर्धचालक लिख सकते हैं, या एन टाइप अर्धचालक, ठीक है ना। यहाँ पे बाह्य अर्धचालक लिखने की जरूरत नहीं, एन प्रकार का अर्धचालक है, या एन टाइप, अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, बात एक ही, ठीक है ना। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जो एन टाइप अर्धचालक होते हैं। तो अभी हमने इसमें लिख ही दिया है कि ये जरूरत नहीं थी लिखने की, चलो अच्छा लिख दिया, इसको फिर से लिखना पड़ रहा है। तो एन प्रकार का बाह्य अर्धचालक का मतलब होता है कि जब शुद्ध अर्धचालक में, यानी कि जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि, जैसे वही लिखेंगे, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस मिलाया जाता है, तो अशुद्ध अर्धचालक में एग्जाम आए तो आप डायरेक्ट ये लिखिएगा, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया इसमें कि अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या ऋण आवेशों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसी को कह सकते हैं ऋण आवेशों की संख्या, इसीलिए इसको एन टाइप कहते हैं। एन मतलब नेगेटिव टाइप। क्यों नेगेटिव? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए उसको नेगेटिव कह दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो आवेश वाहक होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन होंगे जिनमें आवेश क्या होगा, ऋण होगा, इसकी संख्या बहुत बढ़ जाती है, क्या हो जाती है,
बढ़ जाती है। ऐसे अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक, तो एन टाइप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एन मतलब इसको नेगेटिव टाइप मतलब है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन मतलब जिस पे ऋण आवेश हो, नेगेटिव आवेश हो, उसकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसीलिए इसका नाम नेगेटिव टाइप रख दिया जाता है। ठीक है ना। अब इसकी क्रिया विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एन टाइप अर्धचालक में चालन की क्रिया विधि। रीडिंग है एन टाइप अर्धचालक में चालन मतलब कंडक्टिविटी की क्रिया विधि, और इससे विधि परीक्षा में यहीं तक लिखना, बाकी से एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम कुछ बताएंगे। ठीक है ना। तो अभी आपने देखा कि इसमें एन टाइप अर्धचालक में क्या मिलाया जाता है। शुद्ध अर्धचालक में कोई पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, तो आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी हुआ, फास्फोरस हुआ। तो अगर हम एग्जाम्पल सिलिकॉन का लेते हैं तो सिलिकॉन के आसपास जो होता है वो आर्सेनिक और सिलिकॉन के एटम्स की साइज लगभग सेम होती है। ठीक है ना। या तो आप ये करिए कि जानते हैं कि जर्मेनियम और सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन को या साई ना लिख करके आप वहां पे +4 दिखा दीजिए, और जो हम अशुद्धि पेंटावैलेंट मिलाते हैं उसको +5 से दिखा दें। ऐसे भी दिखा सकते हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे ही दिखाया है। जर्मेनियम और सिलिकॉन को +4 से, और जो एटम्स अशुद्धि के रूप में मिलाए जा रहे हैं वो +5 या +3 से। अगर त्रिसंयोजी मिलाया जा रहा है तो +3 से, और पंच संयोजी मिलाया जा रहा है तो +5 से। ठीक है। तो इसको ऊपर का मैं मिटा देता हूँ। अब चलिए इसको जो है हम लोग इसकी क्रिया विधि समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो फिगर जो है हम बना देते हैं किसी तरह से हमने। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हम सिलिकॉन के एटम्स ले लेते हैं, या जर्मेनियम जो भी है, तो यहाँ पे सिलिकॉन एटम्स है, मान लीजिए सिलिकॉन, या इसको +4 से आप दिखा सकते हैं। ठीक है ना। +4 दिखाइए या सिलिकॉन दिखा दीजिए, या जर्मेनियम आप दिखा सकते हैं। ठीक है। तो क्या करना है कि हम एक सिंपल डायग्राम ले रहे हैं कि इतने एटम्स में से हम एक पंच संयोजी एटम्स इसमें स्थापित करते हैं। हम उदाहरण के तौर पे आर्सेनिक ले लिए, S पेंटावैलेंट होता है। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। पेंटावैलेंट इसलिए होता है कि इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पंच संयोजी है। इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होते बाहरी कक्षा में? 5। ठीक है ना, 5। और ये बाकी जो है मस्त जो है एक तरह से ससंयोजक बंध द्वारा बंधे हुए। ठीक है ना। बाकी इधर भी एटम्स होंगे। इलेक्ट्रॉन को डॉट से और होल को सर्किल से दिखाना है। ठीक। तो इसमें होता क्या है कि जब हम पंच संयोजी अशुद्धि एटम्स को इसमें मिलाते हैं, स्थापित करते हैं, तो वो एक सिलिकॉन के एटम को डिस्प्लेस करके अपने आ जाता है, यानी उसको हटा देता है और खुद आ जाता है। तो होता क्या है कि आर्सेनिक होता है पेंटावैलेंट मतलब पंच संयोजी होता है, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 अगल बगल के 4 इलेक्ट्रॉनों से मिल करके सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं?
सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका जो पांचवा इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास 4 होते हैं, 4 इन्होंने बना लिया इससे मिल करके, ठीक। लेकिन इसका जो पांचवा इलेक्ट्रॉन होता है वो बंध नहीं बना पाता है, वो खाली रह जाता है, यानी कि वहां पे एक्स्ट्रा रह जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना पाता है और वो क्या होता है, ये बिना बंध बनाए एक्स्ट्रा हो जाता है। और यही इलेक्ट्रॉन जो है इसमें जो है कंडक्शन के रूप में मिलता है, मतलब फ्री के रूप में मिलता है, मतलब ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि इसको अगर हम थोड़ी सी एनर्जी दे दें, इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा फ्री होता है, बाकी तो बंधे हुए होते हैं, लेकिन ये इसका एक्स्ट्रा होता है जो बंध नहीं बनाता है, तो फ्री के रूप में है। तो इसको अगर हम थोड़ी सी एनर्जी दे दें, तो कहने का मतलब अगर सिलिकॉन हो तो सिलिकॉन के लिए अगर हम इसको 0.015 या जर्मेनियम के केस में इसको 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दें, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बॉन्ड में जा सकता है। कहाँ पे, इसको छोड़ करके इसको जो एनर्जी लेवल होता है आराम से, क्योंकि चालन के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, चालन बैंड में, कंडक्शन बैंड में। तो ये इतनी एनर्जी पा करके कहाँ पे चला जाएगा, चालन बैंड में आसानी से चल जाएगा, जो कि रूम टेम्परेचर के पहले ही टेम्परेचर पे एनर्जी उसको उपलब्ध हो जाती है, ठीक है ना। ये इतनी एनर्जी उसको मिलना आसानी होती है, वो रूम टेम्परेचर के आसपास या उससे नीचे भी टेम्परेचर है तब भी इतनी एनर्जी आसानी से मिल जाती है, और ये तुरंत कहाँ चला जाता है, कंडक्शन बांड में, जो चालन के लिए उपयोगी होता है, ठीक है ना। तो इसी बात को थोड़ा सा जो हमने बनाया उसको लिख लिया जाए, अभी और भी समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जब शुद्ध अर्धचालक में कोई, यहाँ पे लिख देते हैं कि जब शुद्ध अर्धचालक में कोई पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, तो अर्धचालक की, तो जो अर्धचालक है शुद्ध अर्धचालक, तो अर्धचालक की 4 संयोजकताओं में से, 4 संयोजकताएं, अर्धचालक की कितनी संयोजकताएं होती हैं, 4। उसके पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो, तो अर्धचालक की 4 संयोजकताएं, मतलब शुद्ध अर्धचालक की 4 संयोजकताएं, यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं शुद्ध अर्धचालक की 4 संयोजकताएं, अशुद्धि परमाणु की 5 में से 4 संयोजकताएं, अशुद्धि परमाणु की 5 में से 4 संयोजकताओं से बंध बनाकर, ससंयोजक बंध बनाकर संतुष्ट हो जाती, ठीक है ना, संतुष्ट हो जाती हैं। जबकि अशुद्धि परमाणु, यह अशुद्धि के रूप में लिखा है ना, जबकि अशुद्धि परमाणु की एक संयोजकता, मतलब वही एक इलेक्ट्रॉन असंतुष्ट रह जाती है। एक संयोजकता क्या हो जाती है, असंतुष्ट रह जाती है, ठीक है ना। यह असंतुष्ट संयोजकता क्या करती है, अशुद्ध अर्धचालक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता उत्पन्न करती है, ठीक है ना। यह यहाँ पे लिख देते हैं, यह अशुद्ध
ये असंतुष्ट संयोजकता अशुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता उत्पन्न करती है। ठीक है ना। यही इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो वही असंतुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि चार तो एक दूसरे से मिल करके बंध बना लेते हैं, ये नहीं बना पाता तो यह असंतुष्ट रह जाता। तो यह असंतुष्ट इलेक्ट्रॉन कहिए या असंतुष्ट संयोजकता अशुद्ध अर्धचालक में अशुद्ध जो भी अशुद्ध अर्धचालक परमाणु में कह सकते हैं। चलिए, अशुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या करती है, उत्पन्न करती है। इस प्रकार अशुद्ध अर्धचालक परमाणु में यहां लिखेंगे इस प्रकार अशुद्ध अर्धचालक परमाणु में इस प्रकार अशुद्ध अर्धचालक परमाणु में बहुत से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। बहुत से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, ये कह सकते हैं ना, बहुत से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए यानी नेगेटिव चार्ज अधिक हो गए, इसीलिए इसको एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक है ना। और यहां लिख सकते हैं कि और एन टाइप या एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। ठीक है ना। क्या होता है, अर्धचालक बनता है। अभी इससे संबंधित और बाकी चीजें लिखना है तो हम लोग नोट में लिखना है। परीक्षा में अगर आपको लिखना है तो कुछ हम और लिख रहे हैं, इतना ही लिखेंगे। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी बताना बाकी है कि ये होल जो है न्यूट्रल होता है, इसके क्रोड को इसके पॉजिटिव के साथ, इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव के साथ दिखाया जाता है, क्यों। और अभी जो होता है इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनॉरिटी में होल क्यों होते हैं, अभी सब आएगा धीरे धीरे। ठीक है ना। तो हम लिखते हैं कि जब इनके सिरों पर, यहां लिखेंगे कि जब इनके सिरों पर विद्युत क्षेत्र या विभवांतर लगाते हैं। कहने का मतलब पहले विभवांतर लगाएंगे तभी वही बैटरी, विभवांतर या विद्युत क्षेत्र, वही क्षेत्र लगाते हैं। देखिए हमने रिजल्ट लिखा है, परीक्षा में आपको इतना ही लिखना है, बाकी इसमें और भी चीजें होती हैं तो उसे आप नॉलेज के लिए रखिएगा, कोई जरूरी नहीं लिखना है। इसमें माइनॉरिटी के रूप में होल भी आते हैं, जो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण रूम टेम्परेचर पे कोई बांड टूट जाता है तो आएगा आगे। ठीक है ना। लगाते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। क्या करते हैं, चलने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप क्षेत्र की दिशा में क्षेत्र की दिशा में धारा बहने लगती। धारा क्या होती है, बहने लगती है, अर्थात विद्युत चालन होने लगता है। ये भी कह सकते हैं आप, अर्थात विद्युत चालन होने लगता है। ठीक है ना। ये बात, अर्थात क्या होने लगता है, विद्युत चालन। तो आप एग्जाम में इससे रिलेटेड इतना ही लिखेंगे, बाकी जो आएगा वो तो हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो आप इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, अभी उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। ये अशुद्ध चालक जो है विद्युत उदासीन होता है,
ठीक है ना। इसका जो अशुद्ध अर्धचालक पर का हम एनर्जी डायग्राम भी देखेंगे, बैंड, एनर्जी बैंड है ना, यानी ऊर्जा बैंड जो होता है इसका कैसे बनाते हैं वो भी देखते हैं। चलिए ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। चलिए तो बहुत सारे टर्म डिफ्यूज होते हैं ना अशुद्धि के, तो वो सभी इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं इसको। ठीक, तो एक अर्धचालक परमाणु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संख्या सीमित है, तो उसमें जितना हमको उसके कंडक्शन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है एटम्स को डिफ्यूज करते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाते हैं। वो तो हम अपने कौन सी डिवाइस बनाना है, डिवाइस के आधार पे हम उसको जो है कैटेगराइज करते हैं कि किस टाइप की युक्ति बनाना है, तो कितना एटम्स को इसमें अर्धचालक में डिफ्यूज करना है। ठीक है ना। अब देखिए इतना तो हो गया, इतनी बात तो हो गई कि आपने उसमें पेंटावैलेंट निकालना लगाया तो एक 4 उसके इलेक्ट्रॉन शुद्ध अर्धचालक परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉनों से संयोजक बंध बना करके संतुष्ट हो जाते हैं, 5वां इलेक्ट्रॉन असंतुष्ट रह जाता है, वो किसी से बंध नहीं बना पाता है। ठीक है ना। और यही असंतुष्ट जो संयोजकता यानी वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वही अर्धचालक परमाणु में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को उत्पन्न करता है। इस प्रकार अशुद्ध अर्धचालक परमाणु इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है और एन टाइप का अर्धचालक बनता है। फिर इसके बाद बैटरी या विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉनों का चालन होने लगता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ बातें हम इसमें नोट में भी लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन हमको उपलब्ध होते हैं अशुद्धि परमाणु से, उस इलेक्ट्रॉन को हम कहने का मतलब है कि थोड़ी सी एनर्जी अगर हम उसको दे दें, बहुत थोड़ी सी एनर्जी, यानी कि 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हम उस दे देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को पा करके आराम से कंडक्शन बॉन्ड में चला जाता है और चालन के लिए उपलब्ध हो जाता है। ठीक है ना। तो हम इसमें नोट के बारे में ये लिख सकते हैं कि अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक, अशुद्ध को या बाह्य अर्धचालक में, अशुद्ध अर्धचालक में, अशुद्ध अर्धचालक पदार्थ में, अर्धचालक में या कह लीजिए पदार्थ में या परमाणु में जो अधिकता में के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अशुद्ध अर्धचालक में प्राप्त जो अर्धचालक में प्राप्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, प्राप्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन शुद्ध अर्धचालक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा बहुत कम ऊर्जा, यानी कहने का मतलब होता है कि 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कहने का मतलब है कि जर्मेनियम की बात करें तो ये, सिलिकॉन की बात करें तो ये, ठीक है ना, जर्मेनियम की बात करें तो ये और सिलिकॉन की बात करें तो ये, यहाँ पे लिख देता हूँ सिलिकॉन या जर्मेनियम। ठीक है ना, बहुत कम ऊर्जा, ठीक है ना, किसके, शुद्ध अर्धचालक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी अपेक्षा, क्योंकि उसके बैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो टूटते हैं बैलेंस बॉन्ड में, उसको इलेक्ट्रॉन को वहां तक पहुंचाने के लिए उसको एनर्जी कितनी होती है सिलिकॉन के लिए, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि रूम टेम्परेचर पे ही जाकर के मिलती है वो मुश्किल से, और इसकी इतनी होती है तो ये हर टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर के पहले ही उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है ऊर्जा, कम ऊर्जा पर, और कंडक्शन बॉन्ड में चले जाते हैं। ठीक है ना।
तो बहुत कम ऊर्जा पर ही चालन बैंड में चले जाते हैं, ठीक है ना। वो ये चीजें उसमें नहीं लिखना, ये एक्स्ट्रा है। चालन बैंड में चले जाते हैं और चालन के लिए उपयुक्त हो जाते हैं, यानी कंडक्शन चालन के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि बहुत कम ऊर्जा ही की जरूरत पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वो फ्री है, थोड़ी सी ऊर्जा पाएगा, वो चालन बैंड में चला जाएगा, बैलेंस बैंड से निकल करके कहाँ चला जाएगा, चालन बैंड में चला जाएगा, ठीक है ना। और ये एनर्जी उसको रूम टेम्परेचर पे मिल जाती है। यह ऊर्जा मतलब यह ऊर्जा यहाँ पे लिख सकते हैं कि कमरे के ताप पर आसानी से मिल जाती है, ठीक है ना। यह ऊर्जा कमरे के ताप पर आसानी से मिल जाती, कमरे के ताप के पहले ही मिल जाती, ठीक है ना। तो अब देखिए एक चीज, अब हम तीसरी चीज ये भी लिखते हैं कि जो अशुद्धि हमको मिलाई जाती है, जो एटम्स की अशुद्धि मिलाई जाती है, उसको हम लोग दाता परमाणु कहते हैं या दाता अशुद्धि कहते हैं, यानी डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं, डोनर इम्प्योरिटी एटम कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध अर्धचालक में क्या चीज देता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन उपलब्ध कराता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो पंचसंयोजी अशुद्धि परमाणु होता है वो शुद्ध अर्धचालक को क्या देता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसीलिए उसको हम लोग डोनर इम्प्योरिटी या दाता अशुद्धि कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां भी लिखेंगे पंचसंयोजी अशुद्धि या परमाणु, एक तरह से पंचसंयोजी अशुद्धि, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी या पंचसंयोजी अशुद्धि जो है क्या कहते हैं, पंचसंयोजी एक शुद्ध अर्धचालक को, पंचसंयोजी अशुद्धि शुद्ध अर्धचालक में एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, दान देता है, यानी एक तरह से दान देता है कह सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसीलिए इसे दाता अशुद्धि या दाता परमाणु कहते हैं, इसीलिए इसे दाता डोनर अशुद्धि कहते हैं, डोनर अशुद्धि कहते हैं, ठीक है ना। दाता अशुद्धि कहते हैं या तो दाता परमाणु कहते हैं, अशुद्धि परमाणु कहते हैं, ठीक है ना। तो पंचसंयोजी अशुद्धि शुद्ध अर्धचालक में एक इलेक्ट्रॉन को उपलब्ध कराता है, देता है, इसीलिए इसे दाता अशुद्धि कहते हैं। जो पंचसंयोजी एटम्स मिलाया जाता है वो क्या करता है, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करता है, देता है ना, इसीलिए इसे दाता अशुद्धि कहते हैं या दाता अशुद्ध परमाणु कहते हैं, ठीक है ना। जो भी भाषा बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब दूसरी चीज है कि इसकी कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो इसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो यानी कि जो एन टाइप के अर्धचालक पदार्थ होते हैं, एन टाइप के अर्धचालक पदार्थ की, एन टाइप के अर्धचालक पदार्थ की चालकता ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप पर निर्भर
नहीं करती है, ताप पर नहीं करती है, बल्कि डोपिंग पर निर्भर करती है, अपमिश्रण पर निर्भर करती है। ठीक है ना, इंक्रीजिंग विथ डोपिंग, बल्कि अपमिश्रण पर निर्भर करती है कि कितने अधिक डोपिंग हुई है, कितने अशुद्धि परमाणु इसमें मिलाए गए, डोपिंग पर निर्भर करती है। यानी कि जितना अधिक अपमिश्रण होगा उतनी अधिक चालकता बढ़ेगी, जितना अधिक अपमिश्रण होगा यानी डोपिंग होगी उतनी ही अधिक चालकता बढ़ेगी, चालकता बढ़ती है। ठीक है ना, मोर डोपिंग मोर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसे दाता अशुद्धि कहा जाता है, यानी कि डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये शुद्ध अर्धचालक परमाणु में क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन उपलब्ध कराता है, इसीलिए दाता अशुद्धि कहते हैं इसको। ठीक है, और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि डोपिंग पे, कितना अधिक डोपिंग है उसके हिसाब से इसकी वो बढ़ जाती है। एक चीज और भी याद रखना इसमें है कि पांचवी चीज कि इसमें रूम टेम्परेचर पर यानी कमरे के ताप पर है ना, ससंयोजक बंध के टूट जाने के कारण, ससंयोजक बंध के टूट जाने के कारण, कमरे के ताप पर ससंयोजक बंध के टूट जाने के कारण कुछ होल और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज आवेश वाहक के रूप में भी मिलते हैं। कुछ होल और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी के रूप में, यानी कुछ होल और इलेक्ट्रॉन भी मिलते हैं, कुछ होल और इलेक्ट्रॉन भी मिलते हैं। तो मेजॉरिटी मतलब होता बहुत अधिक संख्या में, माइनॉरिटी माने बहुत कम संख्या में। तो माइनर के रूप में कुछ होल भी पाए जाते, टूट जाने के कारण कुछ होल और इलेक्ट्रॉन भी मिलते हैं, जिसके कारण माइनॉरिटी के रूप में क्या कहते हैं उसको, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक तो मिलते हैं। तो अल्पसंख्यक के रूप में, अल्पसंख्यक के रूप में कुछ होल भी, अल्पसंख्यक के रूप में कुछ होल भी अशुद्ध अर्धचालक में रहते हैं। ठीक ना, तो चूंकि होलों की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि रूम टेम्परेचर में बहुत सारे संयोजक बंध नहीं टूटते हैं, कुछ ही संयोजक बंध टूटते हैं, तो इसीलिए अशुद्धि चालक परमाणु जो होता है, अशुद्धि अर्धचालक परमाणु में अल्पसंख्यक के रूप में कुछ होल भी रहते हैं। अल्पसंख्यक के रूप में क्या होते हैं, कुछ होल भी रहते हैं। लेकिन एक चीज और है कि होल और इलेक्ट्रॉन का जो होता है पुनर्संयोजन भी होता है। होल और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पुनर्संयोजन होता है, मतलब टूटते हैं, अलग भी होते हैं, तो उनका फिर पुनर्संयोजन होता है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हमको मिलते हैं, जब हम पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, और बंध टूटता है तो भी इलेक्ट्रॉन होल मिलते हैं। तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, होल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो होल की संख्या ऑलरेडी कम हो जाती है। जैसे जो कुछ माइनर के रूप में होल मिलते भी हैं, तो पुनर्संयोजन होने के कारण चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा, एक तो आपने अशुद्धि मिलाई है पंच, इससे इलेक्ट्रॉन मिले, और कुछ बंध की वजह से इलेक्ट्रॉन मिले, तो अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, उन इलेक्ट्रॉनों में से जो होल मिलते हैं
वो होल का डिफ्यूजन होता रहता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन कुछ होल को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस वजह से होल की संख्या और भी कम हो जाती है, यानी होल का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, और भी कम हो जाता है। तो इस बात को हम स्क्रीन शॉट लेना है, ले लीजिए, हम ऊपर लिख देते हैं या यहीं पे लिख देते हैं, एक मिनट, कि पुनः संयोजन के कारण, अब समझ जाएंगे कि पुनः संयोजन का मतलब क्या है। पुनः संयोजन के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत संख्या में होते हैं, कहीं भी होल को डिफ्यूज कर सकते हैं, मतलब न्यूट्रल कर सकते हैं। पुनः संयोजन के कारण होल का न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीन हो संयोजन के कारण कुछ होल क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, जिससे होलों की संख्या, होलों का मतलब होता है कोटर, होलों की संख्या और भी कम हो जाती है, और भी कम हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है होल के मुकाबले, ठीक है ना। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो होल से क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। तो इस बात को अब करीब करीब जो है 90% जो है एक तरह से देखा जाए कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 90% तो होते हैं पेंटावैलेंट के वजह से, पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाने से। 10% जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वो होते हैं बॉन्ड के टूटने से। तो ज्यादातर इससे आते हैं, करीब 90% किसके वजह से होते हैं, ये अशुद्धि मिलाने की वजह से, और 10% क्या होते हैं, संयोजक बंध टूटने की वजह से। और होल भी 10% हुए, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें एक होल होगा, तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए पंचसंयोजी मिलाने की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन बंध के टूटने से हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन 10 हुआ और ये एक बच गया। उसके बाद भी इनमें हम संयोजन होता रहता है, होलों का फिर से वो होना, न्यूट्रलाइजेशन होता रहता है। तो कुछ होल और भी उदासीन हो जाते हैं इन पूरे इलेक्ट्रॉनों में से किसी से, तो इनकी संख्या और भी कम हो जाती है। तो इसीलिए लार्ज नंबर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दिया जाए। हमने ये बता ही दिया है कि इसे एन टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप का इसको बोला जाता है, ठीक। चलिए, ठीक। तो होलों की संख्या और भी कम हो जाती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा होते हैं। एन टाइप क्यों बोला जाता है, इसको हमने पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। दूसरी चीज ये होता है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एन टाइप अर्धचालक होता है, वो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जब उस पर हम लोग, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है कि फ्री चार्ज इसमें होते हैं, जैसे कोई मेटल्स होता है उसमें ऑलरेडी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फिर भी वो मेटल्स इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल, क्योंकि जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर गया होता है, धन आवेश जितने होते हैं उसमें धनायन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन, तो धनायन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को न्यूट्रल किए रहते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो उसी प्रकार से जो छठवीं बात है कि जो अशुद्ध अर्धचालक हुआ, अशुद्ध या वाय अर्धचालक, वाय अर्धचालक विद्युतः क्या होता है, विद्युतः उदासीन होता है। क्यों होता है विद्युतः उदासीन, इसलिए होता है कि आपने जो पेंटावैलेंट आर्सेनिक मिलाया जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना, तो
कहने का मतलब होता है कि आर्सेनिक में जितने एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन हो परमाणु क्रमांक होंगे उतना ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो है एटम्स को, शुद्ध अर्धचालक को एक इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक। तो कहने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर तो ही रहता है, कहीं निकल के बाहर तो जाता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इसके पास अगर मान लीजिए टोटल एटॉमिक नंबर अगर 15 है, ठीक है, तो कहने का मतलब होता है कि इसका वो बनाएंगे तो ये 5 बनेगा। तो इसमें परमाणु कितने हैं, परमाणु क्रमांक जड़ की संख्या कितनी है, वो 15 है। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 15 है। तो ये दोनों तो अभी भी समान संख्या में है, यानी कहने का मतलब है इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतना ही प्रोटॉन है। तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या तभी तो सेम बनी रहती है। आर्सेनिक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद कराता है, 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 15 जड़ भी उसके होते हैं। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, सेम। तो जब सेम होती है तो इलेक्ट्रिकल है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल। अगर इस तरह से समझिए कि कोई धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पाए जाते हैं, तो धातु में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही धनायन तो होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है जिस परमाणु से, तो धन होता है। तो धन इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में तब भी होते हैं, वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं। तो उसी तरह से जो शुद्ध अशुद्ध अर्धचालक होता है वो विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि इसमें जो अशुद्धि मिलाई जाती है उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, ठीक है ना। तो अगर वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देते हैं तो साथ में एक्स्ट्रा प्रोटॉन भी तो उसके साथ आता है, क्योंकि वो 15 इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, 15 प्रोटॉन भी लेके आते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा होता है उसके साथ एक्स्ट्रा प्रोटॉन भी होता है। तो कहने का मतलब है कि इतना समझिए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, ठीक है ना। तो इसलिए विद्युत उदासीन होता है। अब हम ये देखेंगे कि इसको दिखाया जाता है ऐसे कि जो अगर हम इसको डायग्राम बनाते हैं उस तरह से, क्या नाम है, तो इसका दिखाया जाता है कि ये कोर, कहने का मतलब ये होता है कि इसको जो कहने का मतलब है कि जो अशुद्धि मिलाई जाती है उसको एटम्स को पॉजिटिव दिखा करके साथ में एक इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है, ठीक है ना। अगर हम इसका वो बनाए, आप जब वो पढ़ेंगे पीएन जंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये दिखेगा इस तरह से। बाकी सारे एटम्स इसमें होते हैं, बाकी जो अर्धचालक का एटम्स होता है इसमें, लेकिन जो मिलाया जाता है, जो सेंटर का एटम्स होता है उसको प्लस और साथ में इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो हम इसको दाता क्रोड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, दाता क्रोड कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यही तो इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन है, और इसको दाता क्रोड कोर कहते हैं। देखो कहते इसलिए हैं क्योंकि ये इसके पहली कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 तो स्वसंयोजक बंध से मतलब बंद बना करके एडजस्ट हो गए। 5वां इलेक्ट्रॉन ये माना जाता है कि ये इससे बाहर आ गया, यानी इसकी कक्षा से बाहर आ गया पहले, ठीक है ना। तो जैसे किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो जितना बाहर आता है उतना उस पर क्या निशान लगता है, प्लस का। तो हम ये मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें 5 थे तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। हालांकि प्लस और इलेक्ट्रॉन साथ साथ होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिकल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन जब ये एटम से बाहर दिखाया जाता है, ये कंडक्शन बॉन्ड में चला जाता है इलेक्ट्रॉन, तो कहने का मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो कहने का मतलब कि जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर क्या चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। तो इसलिए इसके क्रोड को, जो परमाणु इम्प्योरिटी के रूप मिला, उसके क्रोड को पॉजिटिव और उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो इससे निकल गया है तो इसलिए प्लस चार्ज आ गया। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है ना, देखिए प्लस और माइनस दोनों, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होता है। इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक।
तो ये न्यूट्रल उदासीन भी होता है और इसके क्रोड को प्लस से और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है। ठीक है ना, तो इस बात को लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको एनर्जी बैंड ग्राफ दिखा देते हैं। ठीक है, कैसे इसका एनर्जी बैंड ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है ना, चलिए तो एन टाइप अर्धचालक का ऊर्जा बैंड, एन टाइप अर्धचालक का ऊर्जा बैंड, एक होता बॉन्ड, बॉन्ड मतलब बंध और बैंड मतलब पत्ती होता है। तो इसका एक लेवल और आ जाता है। ठीक है ना, इसमें एक लेवल और आ जाता है जिसको हम लोग डोनर लेवल कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी से मिलती है उनके लिए एक लेवल आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा ऐसे दिखा दें यहाँ पे, तो ये हमारा जो है बैलेंस बॉन्ड है और इसके ऊपर हम दिखा दें ये कंडक्शन बॉन्ड है जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हमको मिल गए हैं, इम्प्योरिटी जो अशुद्धि मिलाई गई है। ठीक है ना, और इसमें भी बैलेंस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन है, ये बंधे हुए हैं, इसमें भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और इसके नीचे इसका हिस्सा जो होता है एनर्जी का, ये बैलेंस इसी का, और इसका जो ये लेवल होता है इसको हम लोग ईवी कहते हैं। तो इसके नीचे भी एक लेवल होता है। किसके इलेक्ट्रॉनों का लेवल होता है ऊर्जाओं के? जो इलेक्ट्रॉन हम इम्प्योरिटी से मिलते हैं, जो इम्प्योरिटी से हमें इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग डोनर लेवल ईडी लेवल कहते हैं, यानी कि दाता स्तर। तरह से ईडी का मतलब डोनर लेवल होता है, दाता स्तर होता है। ठीक है, और उन इलेक्ट्रॉनों का लेवल यहाँ पे होता है जिनको कितनी एनर्जी देने पर ये इसमें चले जाते हैं। तो 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इनकी एनर्जी होती है। ये है जर्मेनियम के लिए और ये होती है सिलिकॉन के लिए। तो इस लेवल में वो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या है, इस लेवल में वो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे, और इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर के पहले ही मिल जाती है और सब यहाँ चले जाते हैं। तो ये डोनर लेवल होता है। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तो उनका सब जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसमें रहते ही हैं। जो हमारा शुद्ध अर्धचालक है उसके ये बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, तो ये एनर्जी लेवल होता है उनका। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जल्दी से चलते हैं हम लोग पी टाइप पे। ठीक है ना, अब जल्दी से हम लोग पढ़ते हैं पी टाइप अर्धचालक। चलिए पी टाइप अर्धचालक में हम हेडिंग डालेंगे दूसरा जो हमारा है बी या पी टाइप अर्धचालक या पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग लिखते हैं कि जब शुद्ध अर्धचालक में जब उसमें क्या लिखे थे, जब शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी है ना, जैसे एल्युमिनियम है, इंडियम है और बोरान है। इस तरह से हम एल्युमिनियम लेंगे क्योंकि इसकी साइज इस साइड से देखा जाए तो सिलिकॉन लेंगे तो उससे कंपेरेबल है। तो एल्युमिनियम, इंडियम, बोरान, ठीक है ना, इत्यादि इनको मिलाया जाता है। तो अशुद्ध अर्धचालक में मिलाया जाता है
तो अशुद्ध अर्धचालक में धन प्रकार मतलब वही होल को ऐसे पॉजिटिव धन आवेश या आवेश वाहकों की कैरियर जिसको वाहकों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, यानी इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। पी टाइप की चीजें, इसीलिए उनको पी टाइप यानी पी का मतलब होता है पॉजिटिव टाइप, ठीक है ना, धनात्मक प्रकार का अर्धचालक, क्योंकि उसमें प्लस की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए पी आवेश वाहकों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। इसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं, इसे पी टाइप या पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। और पी टाइप अर्धचालक में चालन की क्रियाविधि पी टाइप अर्धचालक में चालन की क्रियाविधि, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे फिगर बना देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं या यहाँ पे फिगर बना देते हैं। तो देखिए इसमें क्या मिलाया जाता है, त्रिसंयोजी एल्युमिनियम, जैसे कि मान लीजिए सिलिकॉन है, यहाँ पे हम ये है। हमने क्या किया कि इस सिलिकॉन में, या अपना सिलिकॉन लेकर के यहाँ पे +4 अब पेंटावैलेंट मिलाते हैं तो +5 या ट्राइवैलेंट +3, तो हम जैसे एल्युमिनियम ये +3 लिख सकते हैं इसका, तो या तो सिलिकॉन लिखिए, जबकि एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया। एनसीईआरटी में इस सिलिकॉन की जगह +4 लिखा है, तो जो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वजह से। आप इसको एक लाइन से भी दिखा सकते हैं, एक सीधी रेखा खींच करके। बहुत सारे परमाणु हैं, आगे पीछे भी होंगे। तो ये है, तो इसमें जब इसको हम लिख लेते हैं इसके बाद समझाते हैं, क्योंकि लिखने में भी टाइम लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चालन की विधि, पी टाइप अर्धचालक में चालन की क्रिया विधि क्या होती है। तो इसमें लिखेंगे कि जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि, उदाहरण के रूप में एल्युमिनियम का एटम्स, अशुद्धि को मिलाया जाता है, तो एल्युमिनियम की तीन संयोजकताएं तीन ठो होती हैं। शुद्ध अर्धचालक की 4 संयोजकता होती है ना, कि 3 संयोजकताएं। शुद्ध अर्धचालक मतलब सिलिकॉन की 4 संयोजकताओं में से 3 संयोजकताएं, 4 संयोजकताओं में से 3 संयोजकता से सहसंयोजक जब बंध बना लेती हैं, बंध बनाकर क्या होती हैं, संतुष्ट होती हैं।
बंध बनाकर संतुष्ट हो जाती हैं। ठीक है ना, बंध बनाकर क्या हो जाती हैं, संतुष्ट हो जाती हैं। किंतु अर्धचालक परमाणु की एक संयोजकता, मतलब इसकी सिलिकॉन की एक संयोजकता, अभी हम यहाँ कुछ बनाना है, संतुष्ट हो जाती हैं। ठीक है ना, किंतु शुद्ध अर्धचालक परमाणु की एक संयोजकता असंतुष्ट रह जाती है। एक संयोजकता क्या हो जाती है, असंतुष्ट रह जाती है। कहने का मतलब है कि इससे इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चूंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, तो यहाँ पे क्या है, वैकेंसी मिल जाती। ये जिसको होल या कोटर कहते हैं, ये क्या है, कोटर या होल। ठीक है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलता नहीं इसको बंद बनाने के लिए, तो बंद यानी इसके एटम्स इसके एटम के बीच एक खाली स्थान मिल जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो एक दूसरे से बंद होता, तो यहाँ पे एक खाली स्थान मिल जाता है, जिसको कोटर या होल कहते हैं, इसको होल कहते हैं। ठीक है ना, वो बना नहीं पाता, तो इसलिए इसकी एक संयोजकता जो है असंतुष्ट रह जाती है। और यही असंतुष्ट संयोजकता जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन से, अगल बगल किसी भी इलेक्ट्रॉन से संयोग करके सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखती है। कहने का मतलब है कि जो यह असंतुष्ट संयोजकता होती है वो किसी इलेक्ट्रॉन से बंध बनाकर संतुष्ट होने का प्रयास करती है। इस तरह समझिए, तो यहाँ लिखेंगे कि यह असंतुष्ट, बहुत आसानी से, यह असंतुष्ट संयोजकता किसी इलेक्ट्रॉन से, आसपास के किसी इलेक्ट्रॉन से बंध बनाकर, सहसंयोजक बंध बनाकर, वही बंध बनाकर संतुष्ट होने का प्रयास करती है। संतुष्ट होने का प्रयास करती है। सोचते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन को उसकी आवश्यकता होती है बंध बनाने के लिए, तो वो किसी इलेक्ट्रॉन से जो अगल बगल के हैं उससे बंध बना करके संतुष्ट होना चाहती है, यानी प्रयास करती है। इस प्रकार होता क्या है कि जो अशुद्ध अर्धचालक परमाणु, यानी हमने इसको मिला दिया तो ये अशुद्ध अर्धचालक परमाणु बन गया पूरा ना। तो अशुद्ध अर्धचालक परमाणु में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की धनात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती, यानी कि हमने तो एक दिखाया, बहुत सारे एल्युमिनियम के एटम इसमें डिफ्यूज किए जाते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की इसकी करने का मतलब चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम बंध बना करके सहसंयोजक बनाकर संतुष्ट हो जाए, स्टेबल हो जाए। लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन मिलता नहीं है, तो वो क्या करती है, आसपास से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहती है। तो एल्युमिनियम के इस पास पे क्या होता, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो वैकेंसी होती है ये इसकी प्रवृत्ति हो जाती है। हम क्या कहते हैं कि जो वैकेंसी यानी कि जो होल है उसकी प्रवृत्ति क्या हो जाती है कि आसपास के एटम से कोई इलेक्ट्रॉन खींच करके इसको बंध को हम लोग पूरा कर लेते। चाहता तो ये है, उसी के कारण तो यहाँ वैकेंसी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाया तो यहाँ खाली स्थान होता। तो सिलिकॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन किसी आसपास के एटम से इलेक्ट्रॉन लेकर के संतुष्ट होना चाहता है। तो होता क्या है कि उसे हम इस वैकेंसी क्या करते हैं कि आसपास का इलेक्ट्रॉन इसमें कुदान भरता है, मतलब इसमें जाता है और इसको संतुष्ट होने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन जहां से जाता है वहां वैकेंसी बन जाती है। ठीक है ना, तो जहां से इलेक्ट्रॉन कूदता है वहां से वैकेंसी हो जाती है, फिर उसे भरने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें आता है तो वैकेंसी। इस तरह से होल जो है इसमें बहुत सारे संख्या में मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को भी पूरा कर लें, जिसके बाद बता रहे हैं फिर से। संतुष्ट होने का प्रयास करती है। इस प्रकार अशुद्ध अर्धचालक परमाणु में शुद्ध अर्धचालक परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की धनात्मक
धनात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो एटम्स हमने इसमें मिलाए हैं, ये जो एटम्स अशुद्धि के रूप में मिलाए हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे नहीं पाता, यहाँ होल बन जाता है। तो ये जो अशुद्धि मिलाई जाती है, इसके कारण जो होल बनता है, वो होल की प्रवृत्ति होती है कि अगल बगल से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर करके इस बंध को पूरा करना चाहता है, कि इस बंध को पूरा करना। कहने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, अट्रैक्ट करती है, तो इसीलिए हम इसको जो है एक्सेप्टर कहते हैं, ठीक है ना। जैसे उसमें वो एटम्स अशुद्धि वाला क्या होता था, इलेक्ट्रॉन देता था, तो उससे डोनर मतलब दाता अशुद्धि कहते हैं। और इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेप्टर अशुद्धि, क्योंकि ये अर्धचालक परमाणु से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेप्टर। एक्सेप्टर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्राही। तो इसको हम लोग ग्राही परमाणु कहा जाता है, ग्राही अशुद्धि या ग्राही परमाणु कहा जाता है, ग्राही अशुद्धि परमाणु या ग्राही परमाणु। क्यों? क्योंकि ये जो शुद्ध अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का प्रयास करता है, ठीक। तो धनात्मक प्रवृत्ति क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना, ग्रहण करने की धनात्मक प्रवृत्ति। और इस धनात्मक प्रवृत्ति को ही धन आवेश के तुल्य मानते, जैसा कि हमने होल के बारे में तो बता ही दिया है। तो लिखेंगे कि इस धनात्मक प्रवृत्ति को ही होल या कोटर कहते हैं, होल या क्या कहते हैं, कोटर। इस धनात्मक प्रवृत्ति को ही होल या कोटर कहते हैं। एक चीज यहाँ पे लिख लेना चाहिए था कि इस धनात्मक प्रवृत्ति को धनावेश के तुल्य मानते हैं, को पहले ये लिख लीजिए, इस धनात्मक प्रवृत्ति को धन आवेश के तुल्य मानते हैं। हालांकि इसके बारे में आप लोग पहले ही वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं, धनावेश के तुल्य मानते हैं। उसमें हमने ये लिखवाया कि आसपास के परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, करके बंध बनाने की चेष्टा करता है, ठीक है ना। तुल्य मानते हैं ना, कि तुल्य मानते हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है, होल या कोटर कहते हैं, इसे ही होल या कोटर कहते हैं। चलिए, तो अभी आगे और भी चीज लिखना है। तो देखिए कि जब शुद्ध अर्धचालक परमाणु में कोई ट्राईवैलेंट जिसकी संयोजकता 3 हो, स्मो इम्प्योरिटी के रूप में, अशुद्धि के रूप में जब इसमें मिलाया जाता है, तो ये क्या करता है कि सिलिकॉन के एक परमाणु को हटा करके जब अपने आ जाता है, तो इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। तो इसके 3 संयोजकता शुद्ध सिलिकॉन के या शुद्ध अर्धचालक परमाणु की 4 संयोजकताओं में से 3 से संयोजक बंध बना करके संतुष्ट हो जाती, एक संयोजकता इसकी असंतुष्ट रह जाती, तो उसके स्थान पे खाली, मतलब अब कुछ बॉन्ड नहीं पाया जाता है, तो खाली स्थान रह जाता है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं करा पाता है। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन होता तो ये खाली स्थान नहीं होता, तो यहाँ पे एक होल आ जाता है, रिक्तिका जिसको कहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके बॉन्ड के स्थान पे क्या बनता है, एक होल। उस होल की प्रवृत्ति ये होती है, ये असंतुष्ट संयोजकता क्या करती है कि अर्धचालक के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, यानी कि ये जो वैकेंसी होती है, होल क्या होता है कि इसके अगल बगल के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इस संयोजक बंध को पूरा करने की चेष्टा करता है ना। यहाँ लिखा हो ना कि संयोजक बंध बनाकर संतुष्ट रहते, किंतु शुद्ध अर्धचालक परमाणु की एक संयोजकता असंतुष्ट रह जाती। यह असंतुष्ट संयोजकता किसी इलेक्ट्रॉन से बंध बनाकर संतुष्ट होने का प्रयास करती है। इस प्रकार अशुद्ध अर्धचालक परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, परमाणु में इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की धनात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, और इस धनात्मक प्रवृत्ति को धनावेश के तुल्य मानते हैं, और इसे ही होल या कोटर कहते हैं।
तो ये किसके साथ उत्पन्न होता है? एल्युमिनियम के साथ उत्पन्न होता है ना, जो हमने मिलाया हुआ है। तो वही तो यहाँ पे लिखा है कि इस अशुद्ध अर्धचालक परमाणु में जो मिलाया जाता है, इलेक्ट्रॉन अगल बगल से ग्रहण करने की धनात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। तो इसे हम लोग क्या धन के तुल्य मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता और इसकी संयोजकता को पूरा करके बंद बनाने की चेष्टा करेगा। तो जितने हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे उतने ही होल मिलेंगे हमको। तो होल हमेशा याद रखिएगा बनेंगे कहाँ, वो संयोजकता बैंड में बनेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए वो इलेक्ट्रॉन देता था और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है अगल बगल से, क्योंकि उसको बंद बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई। तो वहां जहां कमी पड़ गई ना, उसी को होल कह दिया गया, रिक्तिका हो गई, इसको होल। उसकी यह प्रवृत्ति होती है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बंद बनाने की। तो इसीलिए अशुद्ध अर्धचालक परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की धनात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, और यह प्रवृत्ति जो है धन आवेश के तुल्य मानी जाती है। इसे ही कोटर या होल कहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं थी, तो हमने पहले ही लिखवा दिया था, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज और है कि इसमें कि ये इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाएंगे, तो इसे हम लोग अगर हम कहीं क्रोड में दिखाएंगे तो उसको ऋण से दिखाया जाएगा और बाहर एक होल दिखाया जाएगा, और होल प्लस के वजह से होता है, ऋण के वजह। तो प्लस और ऋण हमेशा एक दूसरे को न्यूट्रल किए रहेंगे, इसीलिए होल जो अशुद्ध अर्धचालक परमाणु होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और दूसरी चीज, जब ये इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, तो क्रोड जो एल्युमिनियम का होगा उसे ऋण दिखाएंगे और बगल में होल दिखाएंगे, ठीक है ना। ये चीज हम पहले ही बता दे रहे हैं। और बाकी इधर से सिलिकॉन का परमाणु तो रहेगा ही, तो ये होल रहेगा, ये कड़ाही परमाणु का क्रूड रहेगा, क्रूड। उसमें क्या था कि वो इलेक्ट्रॉन एक ठो दे दिया था, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो उसको हम लोग प्लस से दिखाए और बगल में इलेक्ट्रॉन दिखाए। इसमें क्या, ये बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो जाहिर सी बात है किसी एटम के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो क्या होगा, ऋण आवेश होगा ना, और उसके बगल में एक होल बना, या होल को हम मानते हैं धन आवेश के तुल्य, तो धन ऋण एक दूसरे को न्यूट्रल भी किए रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होता है, और ग्राही परमाणु के क्रोड को हम लोग ऋण से दिखाते हैं और बगल में एक होल दिखाते हैं। चलिए इसको बाद में है, इसको मिटा दिया जाए। अब लिखेंगे कि जब इसके सिरों पर एक विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, जब इसके सिरों पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, विद्युत क्षेत्र क्या, जब इसके सिरों पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है या विभवांतर लगाया जाता है, तो होल जो है किस तरह चलेंगे, धनात्मक होते हैं ना छेद की दिशा में। तो होल या कोटर जो है क्षेत्र की दिशा में गति करने लगते हैं। होल या कोटर क्षेत्र की दिशा में क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, और इसी दिशा में धारा बहने लगती है, और इसी दिशा में धारा बहने लगती है, ठीक है ना। और अर्धचालक में क्या होने लगता है, धारा बहने लगती है, अर्थात विद्युत चालन होने लगता है, ये भी कह सकते हैं, अर्थात विद्युत चालन होने लगता है, अर्थात विद्युत चालन होने लगता है, ठीक है ना। अब कुछ चीजें नोट में लिख सकते हैं। नोट में हमने ये बताया तो इसको पहले याद लिख लीजिए कि ये विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि अगर बगल में उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तो उसे ऋण मानते हैं, बगल में वो होल रहता है, ठीक है ना। होल क्या होता है, उसको एज ए पॉजिटिव ट्रीट किया जाता है,
तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, तो एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो जाहिर सी बात है कि जब एल्युमिनियम का एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एल्युमिनियम के पास बाहर से, तो वो कैसा बिहेव करेगा, नेगेटिव। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा वहाँ पे तो होल हो जाएगा, तो होल पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तब भी ये देखिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं। तो इसीलिए एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इसके क्रोड को निगेटिव से, और जहां से इलेक्ट्रॉन आता है वो होल छोड़ता है, तो इसलिए बगल में होल दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहली पॉइंट है कि अशुद्ध अर्धचालक जो होता है विद्युतः उदासीन होता है, और क्रोड वाला बात नहीं लिखेंगे। ठीक है, विद्युतः क्या होता है, अशुद्ध अर्धचालक विद्युतः क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है ना। और एक चीज इसमें भी है कि इसकी जो ताप पे निर्भर नहीं करती है, इसकी जो है चालकता जो होती है, इसकी भी चालकता ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप पर निर्भर नहीं करती, बल्कि किस पे, बल्कि अपमिश्रण पर निर्भर करती है। वही चीज इस पे भी लिखेंगे, सारी चीज अपमिश्रण पर निर्भर करती है। ठीक है ना। तो इसमें भी एक वो पाया जाता है, कहने का मतलब है कि रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है कि लार्ज नंबर में होल्स जो होते हैं वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं। बैलेंस बॉन्ड में मतलब इनको रूम टेम्परेचर पे इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि ये कंडक्शन बॉन्ड में बहुत संख्या में होल कंडक्शन के लिए उपलब्ध रहते हैं। ठीक है ना। तो ये ताप पर निर्भर नहीं करती है, किस पे, अपमिश्रण डोपिंग पे निर्भर करता है। ठीक है। इसमें होलों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो मेजॉरिटी के रूप में होल होते हैं, माइनर के रूप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कुछ बॉन्ड भी टूट जाते हैं। ठीक है ना। तो कमरे के ताप पर ये भी लिख सकते हैं, ये भी चीज कि कमरे के ताप पर कुछ सहसंयोजक बंध के टूट जाने पर कुछ होल और इलेक्ट्रॉन, और ये केवल 10%, 90% होल तो डोपिंग की वजह से होते हैं, कुछ होल और इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं, कुछ होल और बढ़ जाते हैं, पहले से 90% है, 10% होल और बन जाते हैं, 10% इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। परंतु पुनः संयोजन की, अब होल एक्स्ट्रा मिल ही गए, इलेक्ट्रॉन है तो होल की संख्या बहुत है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जाके होल को न्यूट्रल हो सकते हैं। तो पुनः संयोजन की क्रिया के कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या और की संख्या और पुनः घट जाती है। तो इसलिए यहाँ पे होल क्या होते हैं, वेरी वेरी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन के। ठीक है ना। ये मसला होता है इसमें। ठीक। और कहने का मतलब है कि वहाँ पे वही एनर्जी की भी बात होती है, तो यहाँ पे एनर्जी जो उपलब्ध रहती है कि बहुत सारे संख्या में कंडक्शन वैलेंस बॉन्ड में होल उपलब्ध होते हैं। ठीक है ना। मतलब इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पे मिल जाती है कि अधिक संख्या में होल जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए कंडक्शन संयोजकता बैंड में उपलब्ध रहते हैं। ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई। और एक चीज, हाँ, इस पे हम ये लिख सकते हैं कि जो त्रिसंयोजी सबसे इंपॉर्टेंट बात, त्रिसंयोजी अशुद्धि जो होती है, अर्धचालक परमाणु को, शुद्ध अर्धचालक परमाणु को, शुद्ध
अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसीलिए इसे ग्राही अशुद्धि परमाणु कहते हैं या ग्राही परमाणु कहते हैं। ग्राही अशुद्धि परमाणु या केवल एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को शुद्ध अर्धचालक से लेता और वो शुद्ध अर्धचालक को देता है। ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एनर्जी डायग्राम भी बना देते हैं जल्दी से। इसको इसलिए ग्राही अशुद्धि परमाणु भी कहते हैं। ठीक, चलिए तो चलिए पी टाइप अर्धचालक का ऊर्जा बैंड क्या होता है, और भी एक दो चीज बातें लिखनी थी। चलिए ये डोपिंग पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पे नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये कंडक्शन बैंड होता है। मान लीजिए हम ऐसे बना रहे हैं, ये वैलेंस बैंड यानी संयुक्ता बैंड, कंडक्शन बैंड। ठीक है ना। क्या होता है ये, तो इसमें एकाक इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही, वो बैंड के वजह से जो उसमें विक्षोभ के कारण बॉन्ड टूटता है तो उसके कारण एकाक इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं। ठीक है ना। और इसका लेवल इसके ऊपर यहाँ पाया जाता है। तो यहाँ तो होता है EC और यहाँ पे होता है EA एक्सेप्टर लेवल, और यहाँ पे होता, सॉरी ये तो EV होता है ना, EC। ठीक है ना। यहाँ से तो पूरा ये एनर्जी गैप होता है, EG कहते हैं, और इसे कहते हैं EA लेवल, है ना, एक्सेप्टर लेवल। ठीक, तो इसमें जो है बहुत सारे होल इसी में रहते हैं। बहुत सारे होल क्या करते हैं, इसी में रहते हैं। इनकी एनर्जी लेवल अगर जर्मेनियम के लिए देखा जाए 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन के लिया जाए तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें बहुत सारे होल होते हैं। ये किसका है, जो हमने अशुद्धि परमाणु मिलाया उसके कारण जो होल हैं सब इसी में रहते हैं, और यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे होल बनते जाते हैं। तो बहुत सारी संख्या में क्या होता है, कहने का मतलब आप यहाँ पे होल बना सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, है ना। और नीचे इसके कुछ इलेक्ट्रॉन भी बना दीजिए। ठीक, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन नीचे बैलेंस बॉन्ड में रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे होल हुए, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, होल। क्या बन जाते हैं, होल। और फिर ये इलेक्ट्रॉन कूद कर यहाँ जाएंगे तो फिर यहाँ होल बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बहुत बैलेंस संयोजकता बैंड में बहुत अधिक संख्या में होल उपलब्ध होते हैं, और इस होल के कारण ही होल धारा या चालन होता है पी टाइप में। और माइनर के रूप में एकाक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है ना। तो सारी प्रक्रिया देखिए, इसमें जो चालन होता है वो संयोजकता बैंड में होता है, और एन टाइप में जो चालन होता है वो कंडक्शन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी टाइप अर्धचालक में चालन, याद रखिएगा कि होल ऑलवेज संयोजकता बैंड में पाए जाते हैं। चालन संयोजकता बैंड में पाए जाने वाले होल या कोटर के कारण होता है। ठीक है ना, होल या कोटर के कारण होता है। चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो लेक्चर हो गया, लेकिन हमने जो नोट्स लिखवाए हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें कुछ बताए हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, क्रोड दिखता है, ये चीज़ हमने बताया था।
तो वो आपको परीक्षा में नहीं लिखना है। जहाँ आप एन टाइप क्या होता है उसकी क्रियाविधि हमने लिखवाया है। जो नोट वाली चीज़ें वो एक्स्ट्रा हैं, वो अपने नॉलेज के लिए हैं। बाकी जो नोट के अलावा है वही आपको बोर्ड में लिखना है, ठीक है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा पीएन जंक्शन होगा, जो एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।